हाँ जी, करें शुरू। आज आपका वो पीजीपी का शॉर्ट क्वेश्चंस का टेस्ट भी होना था ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी होने थे। आई मीन वो हम करेंगे क्लास के बाद। शुरू करें पक्का? So in the basics of income tax I told you that there are n number of sources of income and all the sources have been classified in 5 heads of income. The first head is income from salaries, we have covered. Second is income from house property, we have covered. And now we have also covered the profits and gains from business and profession. Now the fourth main head is capital gains. Then very few things will be left that will be covered in the chapter of income from other sources. That is a very small chapter, maybe of 1 or 2 lecture only. So the main last topic of income tax syllabus is this. Little bit deductions will also be there, but main heads of income mein, this is the fourth one, this is the last one. Capital gains. Clear? I think all of you have some idea. सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो है कि कैपिटल गेन क्या है. आज हम उसको डिटेल में सिस्टमैटिक पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे हमेशा पढ़ते हैं पढ़ना शुरू करेंगे. एक फर्स्ट सेंटेंस चार्जिंग सेक्शन, जैसा कि हर चैप्टर में होता है. सेक्शन इसके अंदर है 45. सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 जो इसका चार्जिंग सेक्शन है वो ये कहता है एनी प्रॉफिट और गेन arising out of transfer of capital asset is capital gain. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को. एनी प्रॉफिट और गेन arising out of transfer of capital asset is capital gain. यानी जब ट्रांसफर होगा किसी कैपिटल एसेट का तब हम बोलेंगे कि कैपिटल गेन हुआ. सिंपल. देयर शुड बी अ ट्रांसफर, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट, द कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड, देन देयर विल बी कैपिटल गेन. नाउ इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया, वर्ड ट्रांसफर को पॉजिटिवली नेगेटिवली डिफाइन कर दिया. ठीक है, ट्रांसफर का मतलब मैंने अपनी कोई चीज आपको दे दी, दैट इज ट्रांसफर. क्या दी? कैपिटल एसेट. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए कैपिटल एसेट को भी डिफाइन कर दिया. कैपिटल एसेट को सिर्फ नेगेटिवली डिफाइन किया है. ठीक है, ट्रांसफर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसफर नहीं होता है. ठीक, लेकिन कैपिटल एसेट के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कैपिटल एसेट नहीं होती है. जो नहीं होती है वो नहीं होती है, बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट होता है. ऐसे इन्होंने बनाया है. कहीं कुछ तो क्राइटेरिया लेके चलते हैं ना. समझ में आया? ट्रांसफर बेसिकली मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. अगर मैंने आपको अपनी कोई घर दे दी तो दो तरह से दूंगा, या तो किराए पे. एक कॉमन बातें कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की डिस्कशन नहीं कर रहे. कंसेप्ट याद रखना, जब भी जिंदगी में कंसेप्ट समझना हो ना, पहले सिंपल चलना चाहिए. एकदम इफ्स एंड बट्स नहीं सोचनी चाहिए, अगर ऐसा हो तो वैसा हो. उससे कंसेप्ट और कंफ्यूज हो जाता है. पहले बेसिक बात समझो, उसके बाद डिफिकल्टीज तो आती हैं आगे, फिर हम पढ़ते हैं ना सारी प्रोविजन. तो भी सिंपल वे में मैंने अपनी कोई चीज आपको दी तो या तो मैं किराए पे दूंगा या आपको दे दूंगा परमानेंट. परमानेंट अगर मैंने आपको दे दी तो दैट इज चेंज ऑफ ऑनरशिप. नहीं, ट्रांसफर तो है ही है, दोनों ही ट्रांसफर है एक्चुअली. इन कॉमन पार्लेंस, कॉमन पार्लेंस बोलते हैं लॉ में, जैसे कि एक कॉमन मीनिंग, जनरल मीनिंग, सिंपल मीनिंग विच एनीवन कैन अंडरस्टैंड. मैं जो आपको ट्रांसफर समझाऊंगा वो आप समझ पाएंगे क्योंकि आप लोग इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं. करेक्ट? और मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा. एक आम आदमी भी तो ट्रांसफर समझता है, जिसको कुछ नहीं पता. कुछ नहीं पता इन द सेंस इनकम टैक्स एक्ट नहीं पता, उसको भी पता है ऑनरशिप ट्रांसफर होती है. सो जब मैंने ऑनरशिप ट्रांसफर की है तो वो हम पढ़ रहे हैं.
दिस होल चैप्टर इज अबाउट ऑनरशिप ट्रांसफर ओनली। ये चीज क्लियर है, ठीक। नाउ मोटा मोटा बताता हूं आपको, जहां पर मेरी इंटेंशन सेल करने की है तो चैप्टर एप्लीकेबल है, और जहां कुछ और है वहां ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ और बोले तो 2-3 बड़े एग्जाम्पल आते हैं। गिफ्ट, 2-3 बड़े एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा, एक है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गिफ्ट। अगर मैं अपनी कोई चीज किसी को गिफ्ट करता हूं तो उस पर टैक्स नहीं है, ठीक है। वो हमने शुरू में पढ़ा था, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट होगा, वो कैश की बात थी, कैपिटल असेट की बात नहीं थी वो, ठीक है। पैसा दे रहा हूं तो फिर तो साफ इंटेंशन बैड नजर आती है, लेकिन अगर मैंने अपनी कोई और चीज किसी को गिफ्ट की है तो दैट्स फाइन। गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है विल, डेथ वाला। दुनिया में कितने लोग हैं, ओहो सेंटेंस गलत हो गया, दुनिया में कितने नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मरते हैं, तो सारे ही मरते हैं, कोई एक भी बचता नहीं। तो इसका मतलब जिसके पास जो भी है वो किसी और के पास ट्रांसफर होता ही है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज देयर, बट उसको इन्होंने टैक्सेबल नहीं किया, ठीक है। तो यानी कि एक तो डेथ के केस में जो ऑनरशिप ट्रांसफर्स होती हैं वो टैक्सेबल नहीं है, जीते जी अपनी इच्छा से वॉलेंटरली किसी को आप दे दो गिफ्ट की फॉर्म में, वो टैक्सेबल नहीं है। और तीसरा जो है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी आपको पता ही है, थोड़ा बहुत हम पहले भी पढ़ते आए हैं, बिजनेस हेड में भी सक्सेशन होता है, अमेलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है, 100% सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी टू 100% सब्सिडरी, वाइस वर्सा, दिस दैट। मतलब जहां कंपनीज आपस में, कंपनी भाई भाई है और वो एसेट बस एक दूसरे को यूज करने के लिए ट्रांसफर कर रही है, कुछ उनकी इंटरनल कैलकुलेशंस है, इंटरनल अरेंजमेंट्स। एग्जैक्टली दैट इज नॉट अ सेल, दैट इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट, एडजस्टमेंट, कन्वर्जन्स, नहीं, प्रोप्राइटरशिप कन्वर्टेड इनटू कंपनी और समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, दैट इज नॉट टैक्सेबल इन दिस चैप्टर। तो मोटा माटा क्या है इसमें, मोटा माटा ये है कि ट्रांसफर सेल होने पर हम कैपिटल गेन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। वो पता लगे कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में एक्सचेंज भी आता है, रेलिंक्विशमेंट, एक्सचेंज और एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, फिर वो टेक्निकल हो गया। वो आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो लगा लो दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ये बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में हमें ये समझना है सिंपल कैपिटल गेन है क्या। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जहां आ रही है वहां पर कैपिटल गेन का चैप्टर अट्रैक्ट हो जाता है। यहां तक समझ में आता है। कैपिटल एसेट, अभी मैंने आपको बोला ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होगा तो कैपिटल गेन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बात खत्म। नाउ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बोल दिया, नहीं दी गई है, ठीक है। मींस ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट नॉन कैपिटल एसेट्स, करेक्ट। नॉन कैपिटल एसेट्स में इन्होंने क्या छोड़ा है, जो चीजें अभी होंगी वो मैं पढ़ दूंगा। इन्होंने बेसिकली जो नॉन कैपिटल एसेट्स में चीजें छोड़ी हैं वो है आपकी पर्सनल एसेट्स। बोले तो आपकी कार, आपकी घड़ी, आपका फर्नीचर, आपके घर के यूटेंसिल्स, बिकते तो ये भी हैं। आज आप अपनी घड़ी को पुरानी बेच देते हो समटाइम, कार तो हर एक कोई बेच देता है, पुरानी हो गई दूसरी ले ली, पुरानी बेच दी। फर्नीचर आप कहोगे सर हम तो 100 रुपए में बेच देते हैं, बेचते तो है ना। क्वेश्चन ये है, सेल इज देयर, करेक्ट। इसका लॉजिक नहीं दिया, तो जो मैंने लॉजिक कैलकुलेट किया कि ये बड़े शाणे हैं, इनको टैक्स लगाना है गेन पर, और इन आइटम्स पे 100% टाइम लॉस होगा। आप कार बेच लो, आप फर्नीचर बेच लो, कैसे कैलकुलेट करोगे लॉस? कॉस्ट जितने का लिया था और जितने का बेचा, हो ही नहीं सकता कभी ज्यादा में बिक जाए। मानते हो सब इस बात को? तो ये बड़े शाणे हैं, इन्होंने कहते नहीं हम तो कैपिटल गेन निकालेंगे ही नहीं। एक्चुअली द वर्ड गेन इंक्लूड्स लॉस इनकम टैक्स एक्ट में। हम देखा होगा, अगर अभी तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आंसर हमेशा लास्ट में पॉजिटिव ही आया बाय द वे। अगर आंसर नेगेटिव भी आता तब भी मैंने पीजीबीपी लिखना था, कोई मैंने आपको और तो टर्म नहीं बताई ना, पीएल बीएल कुछ ऐसा करके, लॉस, वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स यही चलता है।
इनकम टैक्स है, लॉस एक्ट या लॉस टैक्स कुछ नहीं होता, इनकम टैक्स ही है। बट इनकम टैक्स एक्ट लॉस को भी तो डील करता ही है। तो द वर्ड गेन इंक्लूड्स लॉस। एक्चुअली कैपिटल एसेट की ट्रांसफर पर लॉस भी तो हो सकता है, जैसे अभी 2 मिनट बाद बताने वाला हूं, अभी बता देता हूं। शेयर्स डेफिनेटली कैपिटल एसेट है। शेयर्स तो आपको सबको पता है, बेचने में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो उस लॉस को क्या करते हैं, उसको भी एडजस्ट करते हैं। वही थोड़ा बहुत तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ ना, एडजस्टमेंट दूसरे हेड के साथ, ये वो पढ़ाऊंगा आज। तो ये बड़े शाणे हैं, वहां तो फिर भी इन्होंने अलाउ कर दिया। लेकिन जहां 100% श्योर है जी यहां तो लॉस ही लॉस है, तो वो कैपिटल एसेट्स के अंदर से पर्सनल एसेट्स को उड़ा दिया। ठीक है, एक पॉइंट, एक कंसेप्ट, एक लॉजिक के साथ क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो इन्होंने उड़ाई वो है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। वो आपको पता ही है, इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट है अभी तक। कंसेप्ट कल्चर कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू से ही चल रहा है इंडिया में। ठीक है, अब वो तो अपने आप में बहुत बड़ा डिस्कशन है कि व्हाई एग्रीकल्चरल इनकम और सम सच थिंग्स आर एग्जाम्प्ट। इस पर डिस्कशन चल भी रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर उनको भी हमने टैक्सेबल कर दिया तो शायद जो फूड ग्रेन्स और चीजें और महंगी हो जाएंगी, वो तो कहीं ना कहीं टैक्स तो पास ऑन कस्टमर पे ही होगा। तो चलो जो भी है, उस डिटेल में अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि जाने का कोई लॉजिक नहीं कि व्हाई एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम्प्ट इन इंडिया। दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर फॉर डिस्कशन, एटलीस्ट एट आईपीसीसी लेवल। छोड़ देते हैं उसको। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एग्जाम्प्ट। ठीक है, तीसरी चीज जो बेसिकली एग्जाम्प्ट है वो है गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, नाम है कुछ। वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। जो उसका लॉजिक है वो साफ है कि भाई अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदोगे और कल को इसको बेचोगे तो टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री हो गए ना एक तरह से वो। तो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट हो गया कि भाई अगर ये वाले बॉन्ड्स खरीदते हैं तो हमारे को ये फायदा है कि इसमें कल को इनकम टैक्स से बच जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से कुछ बॉन्ड्स इस तरह के क्रिएट कर लिए जो कि टैक्स फ्री है। ठीक है, ये चीजें बेसिकली नॉन कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती है, बेसिकली। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है रह गई डिस्कशन से और जो बड़ी लॉजिकल है वो क्या कि जब आप किसी शोरूम पे जाते हो, कोई भी चीज खरीदते हो तो वो तो बेच रहा है। इज इट सेल? यस। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप? यस। फिर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उस पर? नो। क्या लगेगा? पीजीबीपी? यस। तो ऑब्वियसली लॉजिकली इन्होंने कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से स्टॉक इन ट्रेड को उड़ा दिया। वेरी ऑब्वियस। देयर इज ऑल्सो अ सेल, देयर इज ऑल्सो अ चेंज ऑफ ऑनरशिप। ठीक है ना, बट वो तो फिर बिजनेस हेड में टैक्सेबल है ही ना ऑलरेडी, तो इसलिए उसको भी डेफिनेशन से उड़ा दिया। एंड दैट इज वेरी लॉजिकल। ईंट है, ज्वेलरी इन एनी फॉर्म इज टैक्सेबल। लगेगा, ज्वेलरी की डेफिनेशन में सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। फिर ये एनी काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ये शायद पिछली बार भी डेफिनेशन आई थी कहीं, पहले भी पढ़ी है ये। वो तो है ही ऑब्वियसली, नहीं तो ऐसे तो फिर हर कोई एक्ट को डिफीट कर देगा। देयर इंटेंशन इज नॉट टू एग्जाम्प्ट योर ज्वेलरीज। पर्सनल एसेट्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसमें फिर एक्सेप्शंस भी हैं। वही है, मैं अभी आपको ना वही वाली बात मोटा मोटा बता रहा हूं जस्ट ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद तो फिर हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे जो एक्ट में लिखा है। पर्सनल एसेट्स की डेफिनेशन में ज्वेलरी नहीं आती। ठीक है, आप भी जानते हो ऐसे एग्जाम्प्ट करने लगे तो फिर तो टैक्स किस चीज पे लेंगे। पर्सनल तो क्या नहीं है मेरा, शेयर्स मेरे पर्सनल नहीं है, घर मेरा पर्सनल नहीं है, फिर टैक्स किस लिए लगाना? बंद ही करो। इनकम भी तो मेरी पर्सनल है, मैंने कमाई है। देखने में ये नहीं लगता कि भाई मैं सुबह उठा हूं, तैयार हुआ हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, हैं नोट्स जो बनाए मैंने बनाए, सारा खर्चा बिजली पानी का बिल दे रहा हूं, फिर सरकार को किस लिए टैक्स देना भाई? दिमाग तो इस पर भी लगता है, इनकम भी तो पर्सनल ही है। लेकिन ऐसे नहीं है। गोल्ड वॉच को वॉच नहीं मानेंगे सर, गोल्ड मानेंगे, क्योंकि वॉच तो 100 रुपए की आती है, उसके ऊपर सारा गोल्ड है। वो नहीं मानेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल वॉचेस भी बड़ी महंगी महंगी हैं, वो बच जाएंगी। अगर एक सिंपल वॉच है तो फिर ठीक है। टेक्निकल अगर आप पूछ ही रहे हैं तो अभी वॉच की वैल्यू तक इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई 10,000 तक की घड़ी जो है वो पर्सनल है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। लेकिन कुछ पता नहीं इनका कल को कर भी दे उठा के। बट अभी तक हाँ वॉच एग्जाम्प्ट है। हाँ, गोल्ड अगर उसमें लग गया तो फिर वो डेफिनेशन चेंज जाएगी उसमें। इसलिए अगर आपके पास गोल्ड वॉच है तो उसको बेच के आप दूसरी घड़ियां खरीद लो। क्लियर है? चैप्टर समझ में आ रहा है? बेस मतलब चैप्टर नहीं, आई मीन बेस ऑफ द चैप्टर कि ट्रांसफर ऑनरशिप होगी,
सेल है बेसिकली, और कैपिटल एसेट का होगा तो कैपिटल गेन आएगा। बिल्कुल जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर के वो क्लियर है। पढ़ना शुरू करें फिर। अच्छा, एक पेज आपको आज दिया है, ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये क्यों दिया है इसको आपको आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पता चल जाएगा। और ये पेज हर क्लास में लेके आना है। इसको मैंने इसीलिए स्टेपल नहीं किया असाइनमेंट के साथ, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ये इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, और ये इंडेक्स आपको एग्जाम में दिया होगा। ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज टू लर्न दिस, ये पक्का दिया होगा, ठीक है। तो ये आपको अपने साथ रखना है हर क्लास में। Let's start from page 2. Question 1, the main charging section. मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सारे कंसेप्ट्स, बट फिर भी मैं इसको पढ़ रहा हूं। पहला, चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। ये कहता है एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स arising from transfer of capital assets effected during the previous year। हर लाइन का मतलब है, इसलिए मैं असाइनमेंट में कई बार ना जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं इस तरह से तोड़ तोड़ के देता हूं कि एक एक वर्ड को आप समझ के दिमाग में उतारें अपने। प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है? ट्रांसफर। किस चीज के ट्रांसफर? कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऑब्वियसली हम एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे नेक्स्ट ईयर टैक्स देते हैं। फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम इज नोन एज प्रीवियस ईयर, and financial year of taxation is known as assessment year. That concept is applicable to every chapter. Is chargeable to tax under the head capital gains. Taxation of capital gain thus depends on two aspects. One, capital asset, and the other is transfer. Transfer की brief definition दी है, detailed definition बाद में आएगी। Transfer basically means the act by which a person conveys property. Property का मतलब यहाँ पर building नहीं है, यहाँ property का मतलब है ownership. That is ownership to one or more persons. It covers many transactions and sale is the most important example. So whenever there is a change of ownership, there is a transfer. Now there are few transactions which are not treated as transfer. Section 47. Again इसमें भी बहुत सारी transactions हैं, but day 1 पे उसको मैं नहीं पढ़ाना चाहता आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो जो मेन एग्जाम्पल हैं 2-3 वो दिए गए हैं। पहला, ट्रांसफर ऑन अकाउंट ऑफ गिफ्ट और विल, है ना, जो मैंने आपको मेन बताया। क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेनली गिफ्ट और विल से भरे रहते हैं। दूसरा, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय कंपनी टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा, प्रोवाइडेड द ट्रांसफरी कंपनीज एंड इंडियन कंपनी। ये मैंने आपको बताया था, जो कंपनीज में जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है, भाई प्राइवेट लिमिटेड को LLP बना दिया, ये हो गया, वो हो गया, सो मेनी ट्रांजेक्शंस, अमेलगमेशंस, डीमर्जर्स, वो सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। बाद में मतलब इसी चैप्टर में एंड में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं जो फिर टैक्स फ्री हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर स्कीम ऑफ अमेलगमेशन टू द अमेलगमेटेड कंपनी विच इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है। Above are just few examples on section 47. A detailed discussion will be later in the assignment. Question 2. Explain the two types of capital assets and the resulting two types of capital gains. ये हमने बेसिक्स में भी कवर किया था। दो तरह के एसेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और दो ही तरह के फिर गेन हो गए, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन। कैपिटल एसेट्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। Capital assets means property of any kind held by SSE, including property of his business and profession, but excludes non-capital assets. ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल एसेट में इन्होंने डिफाइन नहीं किया। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कैपिटल एसेट का मतलब है इमूवेबल या मूवेबल या वैल्यू अबाउट 10,000 बिलो या इंडियन फॉरेन, कुछ बोला नहीं इन्होंने। टेंजिबल, इंटेंजिबल, कुछ डिफाइन करने की कोशिश नहीं की। जैसे ब्लॉक ऑफ एसेट्स ने थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट्स, देयर दे डिफाइंड एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, बट देयर दे हैव नॉट। इन्होंने कह दिया इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सक्लूडिंग नॉन कैपिटल एसेट्स, यानी नॉन कैपिटल एसेट्स को तो डिफाइन कर दिया, और वो भी पेज नंबर 3 जो मैंने आपको दिया ना, बस इसी पे है, जितना कुछ है इसी पेज पे। मतलब ज्यादा लंबी लिस्ट भी नहीं है, कोई 1000 आइटम छोड़ दी हूं, बस जो थोड़ा बहुत छोड़ना था इस पेज पे लिखा है, आपको मैं पढ़ा दूंगा अभी इसको। इसके अलावा सब कुछ इंक्लूड है भाई। ठीक। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तो आपको पता ही है, पीजीपी का चैप्टर भी हम पढ़ के चुके हैं, याद होगा, उसमें हम कैपिटल गेन निकालते थे डेप्रिशिएबल एसेट्स पे।
तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि भी अगर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज हो रही है तब भी कैपिटल गेन लग सकता है उसको, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बट एक्सक्लूड्स नॉन कैपिटल एसेट्स। क्लियर? डेफिनेशंस आ गए हैं कैपिटल एसेट्स की, सॉरी आई एम सॉरी नॉट डेफिनेशन, एग्जांपल्स। मैंने मेन एग्जांपल्स दिए हैं, हाउस प्रॉपर्टी, शेयर्स, डिबेंचर्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, लैंड्स, these are the prominent examples of capital assets. Next, non capital assets. पहला, stock in trade, consumable stores, raw materials held for the purpose of business and profession. Clear? ये मैंने आपको पहले लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी आइटम हमारी स्टॉक इन ट्रेड है, इसका मतलब अगर ज्वेलर ज्वेलरी बेचेगा, मैं ज्वेलरी बेचूंगा तो कैपिटल गेन होगा, बट हाँ होगा होगा होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं मीन्स नीरज गुप्ता, इफ आई विल सेल माई पर्सनल ज्वेलरी फॉर एनी रीजन, है ना, देन इट विल बी कैपिटल गेन। बट अगर एक ज्वेलर ज्वेलरी बेचेगा तो बिजनेस इनकम, ऐसे ही होगा। मैं अपना घर बेचूंगा तो क्या होगा, कैपिटल गेन। और ये जो बिल्डर्स सैकड़ों फ्लैट्स बनाते हैं वो भी तो घर ही बेच रहे हैं, बट फॉर देम इट इज बिजनेस इनकम। क्लियर हो गया ना? ऐसे मैं लैंड बेचूंगा, कैपिटल गेन, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं बड़े सारे प्लॉट्स खरीद लेते हैं, फिर उनको प्लॉट्स को ही बेचते हैं, व्हाट इज दैट, बिजनेस इनकम। कंसेप्ट इज क्लियर? पक्का? सही है? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी आ रही है इसमें, फर्नीचर, व्हीकल्स, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और भी बेचने को तो आप घर का कुछ भी बेच डालो, पर्सनल एसेट्स हैं। They are not included in the definition of capital asset. Held for personal use of the assessee or his family, however, jewelry is a capital asset. ये पुराना है, इस पैराग्राफ को चेंज नहीं किया गया है। ओरिजिनली ओनली ज्वेलरी को एक्सक्लूड किया था, है ना, बट बाद में जो है नीचे आप देखेंगे फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2008-09 इन्होंने 6 आइटम दे दिए हैं, है ना, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट विल नॉट बी टेकन एज पर्सनल इफेक्ट्स। Consequently, on transfer of these assets, capital gain will be taxable. 6 आइटम छोड़ दिए। पहला, ज्वेलरी। ज्वेलरी के अंदर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, वर्ड ज्वेलरी इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ इवन प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, सब कुछ जो भी किसी भी फॉर्म में है, जैसे आपने कहा ईंट, कॉइन, एनीथिंग, या जैसे एनी यूटेंसिल्स मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर और एनीथिंग। आपको पता है घर में होते हैं, बर्तन भी होते हैं, कुछ भी सिल्वर, मैं कह रहा हूं एनी काइंड ऑफ such kind of metals, you all know popularly, आजकल थोड़ा बहुत शायद प्लैटिनम भी आने लगा है, all kinds of, you know, all kinds, इनसे मिला हुआ कुछ भी, इवन अगर कोई ड्रेस है, सपोज कपड़ा, ड्रेस, बट ड्रेस मेड ऑफ डायमंड एंड गोल्ड और एवरीथिंग। आपने अगर कभी गए हो तो देखे होंगे, पुराने जमाने में जाओ किसी पैलेस वगैरह में तो वहां इस तरह की ड्रेसेस होती थी। आज भी हो सकता है कोई शौकिया बना दे, है ना, माना कोई ऐसी ड्रेस हो जिसके अंदर डायमंड्स जुड़े हुए हों या गोल्ड हो या कुछ है, तो फिर वो नहीं आएगा। जैसे इन्होंने वॉच का एग्जांपल दिया, गोल्ड वॉच, वो नहीं आएगा फिर पर्सनल, वो फिर टैक्सेबल में इस कैटेगरी में आएगा, ज्वेलरी टाइप आइटम में। तो वर्ड ज्वेलरी का डज नॉट मीन्स ऑर्नामेंट, एक्चुअली द वर्ड ज्वेलरी डज नॉट मीन ऑर्नामेंट्स, इट इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स। ठीक है, आप प्लीज इसको अपने हाथ से लिख लीजिए, ज्वेलरी इन एनी शेप इज टैक्सेबल, jewelry in any shape is taxable. Jewelry in any shape is taxable, like ornaments. सबसे पहले जो कॉमन, मोस्ट कॉमन, ज्वेलरी के दिमाग में वर्ड से, ज्वेलरी से एकदम ऑर्नामेंट्स की तरफ दिमाग जाता है। लाइक ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स तो मैं बोलता हूं जस्ट वन पॉइंट है, लाइक ऑर्नामेंट्स। फिर उसके आगे आप लिख सकते हैं गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर। अब मैं सिल्वर भी एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, मैं इलस्ट्रेट नहीं कर रहा, मतलब डेफिनेशन नहीं दे रहे, समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर कॉइन्स, कॉमा यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल में हम लिख सकते हैं अभी जो मैं बता रहा था ना, एक और गोल्ड वॉच, हाँ ब्रिक थी, हाँ उसकी एक टेक्निकल टर्म थी, चलो आएगी, मैं देख के बता दूंगा, ज्वेलरी की डेफिनेशन में और देख के बता दूंगा। ठीक है ना, लाइक गोल्ड वॉच, है ना,
दोनों में से कुछ भी, प्लैटिनम भी, एनी प्रेशियस मेटल, एनी प्रेशियस मेटल, यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म प्रेशियस मेटल। तो ये सब चीजें ज्वेलरी की डेफिनेशन में आती हैं और इन सब चीजों पे आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन क्या होता है? एनीथिंग विच इज केप्ट इन म्यूजियम, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट। म्यूजियम तो गए होंगे आप सपोज, है ना, तो म्यूजियम में कुछ चीजें संभाल के नहीं रखी जाती, दे आर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। अगर ऐसी कोई चीज आपके पास है तो वो बिक सकती है बहुत महंगी, करेक्ट, तो वो पर्सनल नहीं मानी जाएगी। हो सकता है आप कहो जी ये तो हमारे बाप दादाओं की है ना, आपके पास सन 1800 की कोई गन हो, मजाक नहीं कर रहा, कितने में बिकेगी आप सोच नहीं सकते। कई लोग होते हैं शौकिया, तो वो गन ऐसा नहीं है कि 5-10 हजार में बिकेगी, इट कैन बी सोल्ड फॉर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी। ये अकबर के जमाने की है, कुछ भी। दैट इज वॉट आई मीन टू से, दैट इज वॉट आई मीन टू एक्सप्लेन बाय दिस। प्लीज डोंट ट्राई टू जोक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट इज आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन से मेरा मतलब यही है जो सैकड़ों साल पुरानी चीजें होती हैं, बड़ी महंगी महंगी बिकती हैं, बहुत सारे लोगों को शौक होता है, वो कितना भी पैसा देते हैं उन चीजों के लिए। अरे बात समझ में? सो ऑल दोज आइटम्स आर नॉट एग्जाम्ड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, करेक्ट। तीसरा ड्राइंग, ये आपको पता ही, ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स भी वही हो गया बेसिकली, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का पार्ट है। बस स्कल्पचर्स ज्यादातर किसी एक वेल डिफाइंड शेप को बोल देते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना। कोई जैसे डीटी होती है, डीटी आप समझते हैं, भगवान की या उससे रिलेटेड कोई मूर्ति, वो भी बड़ी कॉमन होती है, पुरानी मिलती है लोगों के पास, वो सब चीजें इसमें आ गई। और वर्क ऑफ आर्ट, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, सब चीज आ गई। तो ये सब चीजें जो है पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं मानी जाएंगी। इसका लॉजिक सिर्फ यही है कि इनको बेचने में काफी पैसा मिल सकता है, तो इसको इन्होंने सोचा कि क्यों ना टैक्स कर लिया जाए, है ना। आपके पुराने आपके घर के बर्तन भांडे आप बेचोगे, पुराना फर्नीचर बेचोगे, साइकिल स्कूटर बेचोगे, फिर इन्होंने कहा कुछ बिकना मिलना है नहीं, टीवी, पुराना मोबाइल कहाँ बिकता है ढंग से, 500 रुपए नहीं मिलके देते, है ना। डाल देंगे आईफोन बेचोगे, बोलेंगे इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। फिर इसी बात पे लड़ते रहना कि ये वर्क ऑफ आर्ट है या नहीं है, इस पे एक केस हो रहा होगा आराम से। एनीवेज, लेट्स लीव दिस टॉपिक। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। 3 चीजें आ गई, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, है ना। लैंड तो लैंड है, अब समझना है कि एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही हो। अब लास्ट समझना है रूरल। रूरल एरिया की डेफिनेशन क्या है? इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, कम है कि इक्वल है, 10,000 और मोर पे तो कवर हो जाएगी, लेस देन, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000, करेक्ट, तो इस इलाके के अंदर कोई भी अगर जमीन होगी आपके पास, एनी म्यूनिसिपैलिटी कंटेनमेंट बोर्ड, छावनी, यानी कोई भी ऐसा डिफाइंड एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, एग्जेम्प्ट, वहां पर अगर आप जमीन खरीदोगे बेचोगे टैक्स नहीं है, ठीक है। और इसके चारों तरफ 8 किलोमीटर तक भी एग्जेम्प्ट है। और बोलो, दैट इज द कंसेप्ट। क्लियर? इजी बात को समझना। कोई भी ऐसा गांव हो, ये समझ लो, जहां 10,000 से कम लोग हों, छोटा इलाका, मिनी टाउन समथिंग, पॉपुलेशन लेस देन 10,000, उसके अंदर कोई जमीन आपके पास है, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, कई बार वहां पर इंडस्ट्रियल लैंड भी होती है, वो नहीं, इसीलिए मैंने कहा 3 अलग अलग चीजें हैं। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, हाउस की बात नहीं हो रही, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जामिनेशन के लिए तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इट शुड बी ए लैंड, इट शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज एंड इट शुड बी इन द रूरल एरिया। रूरल को मैं डिफाइन कर रहा हूं। रूरल की डेफिनेशन है जहां 10,000 से कम लोग हैं या उसके 8 किलोमीटर तक की रेंज, बस। छोड़ दूं, आगे बढ़ूं? समझ में आ गया? पढ़ भी देता हूं आपके लिए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया दैट इज एग्जाम, बट एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड। कंटेनमेंट बोर्ड समझते हो ना, छावनी, जैसे अंबाला कैंट, कैंट आपने सुना होगा नाम ज्यादातर, फुल फॉर्म कंटेनमेंट बोर्ड कम सुना होगा,
कैंट बोल देते हैं, कैंट एरिया। तो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। 10,000 और मोर वाली टैक्सेबल है। एक्सक्लूडिंग लिखा ना, एक्सक्लूडिंग की डेफिनेशन है 10,000 और मोर। इसका मतलब एग्जाम्पशन की डेफिनेशन क्या है? लेस देन 10,000, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ अबव मेंशन म्युनिसिपैलिटी, यानी या तो उसके 8 किलोमीटर के अंदर हो या उस एरिया में हो। तो एग्जाम्पल। फोर्थ, ये नीचे समझाया है, द अबव प्रोविजन सिंपली मीन्स दैट एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इज नॉट सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स बट एग्रीकल्चरल लैंड्स इन अर्बन एरियाज आर टैक्सेबल। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट, स्पेशल बीयर बॉन्ड्स, देन गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। ये नाम रटने पड़ेंगे। 2-3 तरह के बॉन्ड्स हैं जो कि एग्जेम्प्टेड टैक्स है। इनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है कि क्या इनके फीचर्स हैं क्या नहीं। एक बुक ने सिर्फ इतना लिखा है कि जो पहले दो हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, दे आर ऑफ अकेडमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि अभी ये बंद हो चुके हैं। बट जो भी है, एक्ट ने अभी तक इसको डिलीट नहीं किया, तो इसलिए हमारे असाइनमेंट में भी है और आपने पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है। बात करो। नाउ टेक अप क्वेश्चन नंबर 3, whether following transactions will be considered for computation of capital gains। पहला, sale of personal car by SSC, लिखो नो। Sale of car being used for business purpose, yes, yes। Third, sale of a car by car dealer held as stock in trade, no। Gift of shares, no। Sale of land, yes। Transfer of jewelry by way of will, no। Sale of house property by property dealer, no। Sale of rural agricultural land, no। Sale of household furniture, no। Sale of electronic goods and other household utensils, no। Clear? Type of capital assets. Next, capital assets are two types, one short term capital asset and long term capital asset. Any asset held up to 3 years is short term and more than 3 years is long term. 242A is for short term and 229A is for long term. हाँ, तभी तो नो किया। अगर प्रॉपर्टी डीलर मकान बेच रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं ना, वो खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो उसके लिए फिर बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा। हाँ जी, ये बात समझ में आती है? हाँ, कि 3 साल तक कोई भी एसेट है तो शॉर्ट टर्म, करेक्ट, और मोर देन 3 इयर्स है तो लॉन्ग टर्म। अब टीचर को आपकी जान लेनी होगी तो जानबूझ के 3 साल का ही क्वेश्चन बनाएगा, और जान नहीं लेनी होगी तो लेस देन 3 ईयर का बना देगा, 2 साल 10 महीने 11 महीने नहीं, या 3 साल 5 दिन, 3 साल 10 दिन। और जान लेनी होगी तो एग्जैक्ट 3 साल का क्वेश्चन बनाएगा। देखता हूं बच्चे को याद है कि नहीं। तो एग्जैक्ट 3 साल क्या है? शॉर्ट टर्म, है ना। इसीलिए मैंने बोल्ड भी किया है, अप टू 3 इयर्स इज शॉर्ट टर्म, मोर देन 3 इयर्स इज लॉन्ग टर्म। याद रहेगा प्लीज, ये टेढ़ा पॉइंट है, याद रखने वाला है कि 3 साल एग्जैक्ट हो तो क्या होगा। ये तो सबको याद रहता है 3 साल तक शॉर्ट टर्म, 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म। 3 हो तो क्या होगा ये भूलते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। एग्जैक्ट 3 इयर्स में भी शॉर्ट टर्म है। ठीक, नेक्स्ट, बच्चों की मेमोरी गेम शुरू करते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां 1 साल में लॉन्ग टर्म, ठीक है। लिस्टेड नॉन लिस्टेड समझते हो, ठीक है ना। जब स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी प्राइजेस अवेलेबल है, सेल परचेज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज है तो लिस्टेड, नहीं तो नॉन लिस्टेड। अब नीचे पढ़ो, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कि 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएंगी। पहला, शेयर्स, चाहे वो इक्विटी है या प्रेफरेंस, मे और मे नॉट बी लिस्टेड। यानी शेयर्स अगर आप 1 साल बाद बेच दो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी के हों या लिस्टेड कंपनी के हों, तो लॉन्ग टर्म। दूसरा, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड्स, लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तीसरा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, मे और मे नॉट बी लिस्टेड। और चौथा, जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स पहले भी शायद आया था, डिस्काउंट बॉन्ड्स जिनके ऊपर मिलते सस्ते में है और बाद में मेच्योरिटी पे फुल वैल्यू मिल जाती है,
और वैसे इंटरेस्ट नहीं मिलता। जीरो कूपन से जो इसका मतलब है वो ये कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बॉन्ड यू डोंट गेट इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? पक्का? यूटीआई की यूनिट्स, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। यूटीआई इज ए सिमिलर काइंड ऑफ दैट थिंग, तो इसीलिए हमेशा साथ साथ ही चलता है यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मैंने एक बार पहले ही बताया था कि सब लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं और फिर वो लोग आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं और जो कमाते हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर देते हैं। जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो एज एन इन्वेस्टर यू आर नोन एज शेयर होल्डर एंड योर इन्वेस्टमेंट इज नोन एज शेयर। लेकिन जब आप इस तरह से म्यूचुअल फंड में या यूटीआई में इन्वेस्ट करते हो देन योर इन्वेस्टमेंट इज नोन एज यूनिट्स एंड यू आर नोन एज यूनिट होल्डर। दैट इज ओनली डिफरेंस। मीन्स पैसा तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही लगता है, बट जब आप डायरेक्टली लगाते हो तो शेयर कहलाते हैं, इनडायरेक्टली लगाते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स तो वो यूनिट वाला कंसेप्ट आ जाता है। क्लियर है? ये आपके सारे कंसेप्ट आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और ज्यादा डिटेल में आएंगे। अब ये चारों आप याद रख लोगे तो मेरी जिंदगी आसान रहेगी, नहीं तो मुश्किल आएगी। भूलना मत, मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला देना, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं दिया होगा शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। क्वेश्चन में हमेशा सेल परचेज की डेट दी होगी, फलाना डेट को खरीदा फलाना डेट को बेचा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कितना टाइम गैप है, 3 साल से कम है शॉर्ट टर्म, 3 साल तक, उससे ज्यादा है लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर ये आइटम है 1 साल तक शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म। मजे की बात यह है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की कंप्यूटेशन भी डिफरेंट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टैक्सेशन भी डिफरेंट है, सब कुछ अलग है। ये देखने में एक से लगते हैं, नाम ही बस एक सा है, इनका काम बिल्कुल अलग है। अभी हम लॉस की ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म की ट्रीटमेंट अलग है लॉसेस की, लॉन्ग टर्म की अलग है, सब कुछ अलग है, पूरा चैप्टर अलग है। इसी चैप्टर के 2 पार्ट है, पूरा चैप्टर एंटायरली डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म का पूरा चैप्टर अलग है, लॉन्ग टर्म का पूरा चैप्टर अलग है। तो ये बात एकदम बेसिक है, लेकिन ये बेसिक से ही सारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम भूल गए और हमने उसको 3 साल के बेसिस पे चीज थी लॉन्ग टर्म बना दिया शॉर्ट टर्म, या चीज थी शॉर्ट टर्म बना दिया लॉन्ग टर्म, कुछ भी ऐसे गलती कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा खेल। तो याद रखना 4 आइटम, और ये भी याद रखना ये लिस्टेड नॉन लिस्टेड खून पिएगा, ये मैं बता रहा हूं लिटरली। ध्यान नहीं रहता ना, नहीं आगे जाके ध्यान नहीं रहेगा ये कि लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी था। बाकी सब में लिस्टिंग है नहीं एक्चुअली, बाकी तीनों में अगर देखो तो मे और मे नॉट भी लिस्टेड लिखा है नहीं, बाकियों में तो चलेगा जो भी है, बट यहां लिस्टेड में इसका मतलब क्या हो गया, अगर नॉन लिस्टेड डिबेंचर है तो वो 3 साल में लॉन्ग टर्म बनेगा। ठीक है ना, याद हो जाएगा ये पक्का? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाता हूं। फिर टाइप ऑफ कैपिटल गेन बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर शॉर्ट टर्म एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म होगा। सही, आम के पेड़ से आम ही आएगा और एप्पल के पेड़ से एप्पल आएगा, तो ऐसी हुआ, ऑब्वियस सी बात है। शॉर्ट टर्म एसेट को ट्रांसफर करेंगे शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म करेंगे लॉन्ग टर्म गेन। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 5, ये कहता है एक्सप्लेन द कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन, इसमें आपने सेल में से माइनस क्या क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल प्राइस। बेसिकली इट मीन सेल प्राइस। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज अ टेक्निकल टर्म, बेसिकली इट मीन सेल प्राइस। सेल प्राइस में से क्या क्या माइनस करना है, कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड ट्रांसफर पे जो खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। इजी है, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कोई माइनस नहीं करना है, चलो ठीक है आगे बढ़ो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है सिर्फ इसको, ठीक है। It is the consideration received at the transfer of capital asset. हाँ जी,
हाँ जी प्लीज. नाउ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, इट बेसिकली मीन सेल प्राइस. सो इट इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड एट द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. कंसिडरेशन रिसीव्ड है ना, जो पैसा मिला बदले में. मैंने अपनी जमीन बेची तो जो मुझे पैसा मिला, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. इट मे बी इन कैश और काइंड. अगर काइंड में है तो उसकी मार्केट वैल्यू. सपोज मैंने अपनी जमीन बेची, थियोरेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे कम होता है ऐसा, और 50 लाख की जमीन थी, 30 लाख कैश मिले और 20 लाख के मान लेते हैं शेयर्स मिल गए या 20 लाख की ज्वेलरी मिल गई. ठीक है, पैसे तो मिल ही गए इन ए वे. तो जो चीज मिली उसकी फिर मार्केट वैल्यू को सेल प्राइस मानना पड़ेगा. ठीक, ऐसे होगा. नेक्स्ट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट. क्या मतलब? नेक्स्ट, while computing capital gain we take actual consideration ignoring the correct market value subject to section 50C. वो बाद में पढ़ेंगे क्या है. अब मान लेते कि मेरी जमीन 50 लाख की थी और मैंने आपको 45 लाख में बेच दी किसी भी रीजन से. आप मेरे गांव के हो, आपने बार्गेन अच्छी कर ली, मैं बेवकूफ हूं, पॉइंट है सारे. तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये नहीं कह सकता तूने 45 लाख में क्यों बेच दी, तो चीज 50 लाख की थी. भाई मैंने बेची, मेरी जमीन, तुझे क्या मतलब है, बाढ़ में जा तू. तो यहां यही समझाया गया है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस द एक्चुअल कंसिडरेशन जो डील हुई जिस पे. इनकम टैक्स ऑफिसर इसमें ये पॉइंट नहीं उठा सकता. जैसे हाउस प्रॉपर्टी में था ना, वो मार्केट रेंट उठा के ले आता था. यहां नहीं चलेगा. वहां होता था एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, दिस दैट. यहां कोई कहानी नहीं है. मैंने अपनी 50 लाख की जमीन 30 लाख में बेच दी, टू हेल विद यू. करेक्ट. वो बात अलग है कि इसको कवर करने के लिए एक सेक्शन 50C बनाया, उसको हम बाद में पढ़ेंगे. जिसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया, सर्कल रेट का नाम सुना आपने? अगर पेपर पलटते होंगे तो कुछ सर्कल रेट अब इन्होंने डिफाइन कर दिए हैं. एक्चुअली जो चीज मैं कह रहा हूं वो सही भी है और गलत भी. सही इस सेंस में कि मेरी चीज है 50 लाख की, मैं चाहे 2 रुपए में बेच दूं, हु द हेल यू आर. होना तो यही चाहिए. लेकिन अब क्या करें ना कि भाई लोग बेईमान है. अगर मैं 50 लाख की चीज 10 लाख में बेच के दिखा दूं तो हो सकता है मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया हो कि वो टैक्स बचाने के लिए बाकी का पैसा कैश में ले लिया हो. तो ये भी क्या करें, इसलिए इनको लॉ बनाना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, सर्कल रेट बना दिया. सर्कल रेट का मतलब है हम कम से कम इतनी तो प्राइस मानेंगे ही मानेंगे सेल का. ठीक है. लेकिन कई बार सर्कल रेट, कई बार नहीं, अभी भी सर्कल रेट बहुत कम होता है, अभी भी कम होता है. जैसे रोहिणी में सर्कल रेट होगा सपोज 20,000 रुपए स्क्वायर यार्ड, और जो प्लॉट होगा वो होगा 2 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड. अभी भी ऐसा होता है. तो अब 2 लाख रुपए की चीज आप बेच के दिखा दो कि भाई मैंने जो बेची है वो 50,000 में बेची है, चलेगा. बट सर्कल रेट से अबव होनी चाहिए स्टैम्प ड्यूटी प्राइस जो. चलो मैं कहता हूं स्टैम्प ड्यूटी प्राइस को भी छोड़ो, एक टाइम सेक्शन 50C को छोड़ो. तो कंसेप्ट समझने के लिए, कंसेप्ट क्या है कि सेल प्राइस आपकी डिस्क्रिशन है. सर्कल रेट तो प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है ना, गोल्ड का तो सर्कल रेट नहीं है. ठीक है, सबको पता है गोल्ड का रेट कितना है, 30,000. मैंने 5,000 में बेच दिया आपको. बोलो भी क्या करोगे मेरा तो है. जो का पार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यहां जो लॉ है मैं वो समझाना चाह रहा हूं कि मैंने 30,000 रुपए का गोल्ड 5,000 में बेच दिया. गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती भी क्या है क्या है क्या क्या है, मैंने बेच दिया, मेरी मर्जी है. करेक्ट बात समझ रहे हैं आप. ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम उसको मार्केट प्राइस से उठा के टैक्स लगा दें. अभी तक ऐसा लॉ बना नहीं है, कल को बन जाएगा तो बात अलग है. यानी कि सेल प्राइस आपके हाथ में है, आपकी डील है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपको जो ठीक लगे उस प्राइस पे आप बेच सकते हो. और हम कैपिटल गेन कंपटीशन के लिए उस सेल प्राइस को लेंगे, ना कि मार्केट प्राइस. नेक्स्ट, ये कहता है अगर आपको सेल प्राइस इंस्टॉलमेंट में मिलना हो तब भी अभी पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा. जैसे मान लेते हैं मैं और आप दोस्त हैं, मैंने आपको जमीन बेच दी 50 लाख में, सेम एग्जांपल. आप दोस्त हो, आप बोलते हो यार अभी पूरे पैसे नहीं है, 30 लाख है, 10 लाख रुपए अगले 2 साल में दे दूंगा, 10-10 लाख. ठीक है यार दे दियो, दोस्त है दे दियो, जमीन तेरी हुई, बात खत्म. वो ठीक है, लेकिन 50 लाख पर पूरा टैक्स अभी लगेगा. ठीक है, जो एग्रीड प्राइस है सेल प्राइस. नेक्स्ट, ये कहता है ड्यू टू एनी रीजन कंसिडरेशन इज नॉट डिटर्मिनेबल. कोई भी रीजन, एनी रीजन, सेल प्राइस नहीं फिक्स हो पा रहा, बट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज देयर. तो फिर हम मजबूर होके क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट. फिर तो कोई वे आउट ही नहीं बचा ना. सपोज सेल कंसिडरेशन डिफाइंड ही नहीं है, सेल ट्रांजैक्शन है, कोई भी रीजन से एडजस्टमेंट है, कुछ है,
ऐसे समझ लो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरा पुराना पैसा देना था या कुछ भी और उसके बदले में आपने मेरी ज्वेलरी ले ली, चलो जी ठीक है, तो सेल प्राइस इज नॉट देयर, सब कुछ डिफाइन नहीं हो पा रहा उसका, किसी भी तरह से झगड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी है, कैपिटल गेन टैक्स निकालना है फॉर एनी रीजन। मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि एक्ट ने भी डेफिनेशन में रीजंस नहीं दिए। उन्होंने कहा कोई एनी रीजन, अगर सेल प्राइस फिक्स नहीं हो रहा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिफाइन नहीं हो रही, लीव इट, देन व्हाट यू विल डू, मार्केट वैल्यू लेके चलो, बात खत्म। अगर सेल प्राइस है तो सेल प्राइस लो, नहीं है तो मार्केट प्राइस ले लो, बात खत्म करो। देन दैट इज द सिचुएशन अवेलेबल। और वो भी इसी असेसमेंट ईयर से आया, ये असेसमेंट ईयर 13-14 से सेक्शन 50D इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। क्लियर है सेल प्राइस के बारे में? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? जितने में खरीदा, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द प्राइस पेड। और खरीदते वक्त आपको याद होगा, अगर याद होगा नहीं, आपको अगर नॉलेज में हो तो कुछ कमीशन देना पड़ता है खरीदते वक्त, स्टैम्प पेपर्स वगैरह देकर पेपर्स बनते हैं, वो सब इन्होंने कहा इंक्लूड है। जैसे क्वेश्चन कहेगा भी आपने मकान खरीदा 20 लाख का और 1% ब्रोकरेज दी, तो 20 लाख में 20,000 रुपये ब्रोकरेज हो गई, तो वो मकान पड़ गया 20,20,000। या स्टैम्प ड्यूटी भी दी 50,000 रुपये, मान लेते हैं आजकल अच्छी खासी स्टैम्प ड्यूटी हो गई, तो वो मकान पड़ गया फिर 20,70,000 का। 20 लाख में 20,000 आपकी ब्रोकरेज लग गई, 50,000 रुपये कमीशन लग गया। ठीक है। जहां एसेट एक्सचेंज में आएगी, फिर तो उन्होंने कहा कि जो आपने वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गिवन एज ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज, ये तो कॉस्ट मानी जाएगी। और सेल प्राइस क्या माना जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड। ये हम डिटेल में बाद में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक्सचेंज में तो क्या होता है? डबल टैक्सेशन है, नहीं? अगर मैंने अपनी जमीन बेची, आपने खरीदी, मैंने बेची, तो टैक्स किस पे लगेगा? मुझ पे। नहीं, बेची, उसने तो खरीदी, उसका तो बेचारे खर्चा है, तो टैक्स मुझ पे लगेगा जिसने सेल किया। ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हमने दो प्लॉट आपस में एक्सचेंज कर लिए, फिर दोनों पे लगेगा, क्योंकि एक तरह से मेरे पास से जमीन गई और आई, इनके पास भी जमीन गई और आई, तो फिर दोनों ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। ठीक है। एक्सचेंज के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है किसी भी एसेट की कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है। सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे ज्यादा कॉमन जो आपको क्वेश्चंस में दिखेगा वो है प्रॉपर्टी। जैसे क्वेश्चन कहेगा भाई बिल्डिंग खरीदी, उसमें एक फ्लोर और बना दिया, या प्लॉट खरीदा, उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना। वो बात लगे अगर आपने कोई खर्चा किया और लीगल एक्सपेंसेस तो टाइटल क्लियर कराने के लिए कुछ तो वो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में काउंट हो सकता है। नाउ ये जो लास्ट पॉइंट है अभी आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, लेकिन लिखा हुआ है, इफ एसेट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट देन ऑल इंप्रूवमेंट शैल बी इंडेक्स्ड। इंडेक्स मैंने भी समझाया नहीं एक्चुअली आपको, इवन डन विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इस लाइन को भी मैं नहीं समझा रहा, इसको वापस आके समझ लेंगे, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में जो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक आपको। झगड़ा, एक कोर्ट ने तो ये तक डिसाइड कर दिया भाई जब प्राइस सेल प्राइस ही नहीं पता चल रहा तो एग्जाम्प्ट है। बोला क्वेश्चन सॉल्व, मतलब ऐसे समझ लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेल प्राइस तो चाहिए, अगर वही नहीं है तो छोड़ो फिर। तभी तो उन्होंने सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब ये केस हार जाते हैं ना कहीं जाके, तो फिर सेक्शन में अमेंडमेंट ला रहे थे नेक्स्ट ईयर से कि चलो जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट अब आगे से दोबारा नहीं पिटेंगे, तो फिर ये सेक्शन चेंज कर देते हैं नेक्स्ट ईयर। तो ऑलवेज मैंने कहीं पढ़ा था कि दैट इनकम टैक्स अथॉरिटीज लाइक जो एक्ट क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं ना, दे हैव द लास्ट लाफ, मतलब फाइनली वो ही जीतते हैं हर केस में। अगर वो केस हार भी जाएंगे तो एक्ट को अमेंडमेंट कर देते उठा के, तो इनका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। बेचते वक्त जो भी खर्चा है, इसके एग्जाम्पल ही बढ़ा सकता हूं मैं, लाइक एडवर्टीजमेंट आप देते हो पेपर्स में, समटाइम ब्रोकरेज पे करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंसेस, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, अमाउंट पेड फॉर सिक्योरिंग एनओसी वगैरह वगैरह वगैरह। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो शेयर्स की सेल परचेज पर लगती है, उसके बारे में क्लियर किया है। खरीदोगे तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, बेचोगे तो डिडक्ट नहीं होगा, मतलब वो इग्नोर करना। कुल मिला के इसका मतलब क्या हो गया? दैट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो सेल परचेज ऑफ शेयर्स पे एप्लीकेबल है, दैट इज टू बी इग्नोर्ड, उसका कोई रोल नहीं है। चलिए इसी खुशी में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन कहता है मिस्टर ए परचेज 200 शेयर्स एट 340 पर शेयर, ब्रोकरेज 1%. तो हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ वन शेयर? 343.40. ऐसे कुछ होगा, ₹3.40 और जोड़ जाएंगे ना. ये कब खरीदा उसने? 30 जुलाई 2011 को. नॉन लिस्टेड है. नॉन लिस्टेड कितने समय में लॉन्ग टर्म बनता है? 1 ईयर. शेयर्स 1 साल में ही लॉन्ग टर्म होते हैं, चाहे लिस्टेड हो चाहे नॉन लिस्टेड हो. चलो खैर, तो 30/7/11 को इन्होंने लिया. ही सोल्ड द शेयर्स ऑन 24 मई. बोले तो 1 साल हुआ कि ज्यादा हो गया? कम है, शॉर्ट टर्म है. कितने में बेचा? ₹470 शेयर, ब्रोकरेज अगेन 1%. डिसाइड द टाइप ऑफ कैपिटल गेन. डिसाइड हो गया जी, शॉर्ट टर्म. कंप्यूट टैक्सेबल इनकम इफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 80,000. ये तो बात की बात है. सो हाउ मच इज द FVOC? Full value of consideration 94,000. COA, cost of acquisition, हाँ 200 शेयर 343.40. ठीक है. एंड हाउ मच इज EOT, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर? दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. This is my net income. इजी है क्वेश्चन. इरेज कर दूं? कर लिया वो, इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ाने का मेरे. क्वेश्चन नंबर 6. इरेज कर रहा हूं मैं. Question number 6. It says, Mr. X purchased a plot of land in Sector 7 Rohini for 5 lakh on 30th July 2010. Chalo. Then he constructed a ground floor in July to September 2011, cost 170. Then March 2012, he constructed first floor, 58,000. Total house is sold for 11,50,000. 12. Unique date. Brokerage paid 2% both at the time of purchase and at the time of sale. Compute his taxable income for the assessment year 13-14 on the assumption that his house property income is 40,000. Is it clear? Now, question number 6.
हाउ मच इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? 11,50,000. It's a short term asset. It's a building. It will become long term in 3 years. अगर आप डेट ऑफ परचेज देखें तो 30 जुलाई 2010 और डेट ऑफ सेल है 12/12/12, तो ये करीब 2 साल 3-4 महीने हैं. तो इट्स अ शॉर्ट टर्म एसेट. This is the full value of consideration. Then cost of acquisition, that is 5 lakh plus 2%. Brokerage paid at the time of purchases. ठीक है. Then we have cost of improvement 170. Another cost of improvement 58,000. And expenditure on transfer is 2%. ऐसा नहीं लग रहा है तो कुछ ज्यादा हो गया है ना? 5वीं 6वीं की लायक पढ़ाई हो रही है, कोई सीए जैसा तो फीलिंग ही नहीं आ रही. ऐसा नहीं लग रहा कि सैलरी कुछ ठीक था, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस, ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब सेल प्राइस में से जितने खरीदा जो और लगाया बेच, क्या है ये? क्या सी लेवल के क्वेश्चन थे हैं? एलटीसीजी में कुछ सही हो जाएगा. चलो जो भी है, अभी तक तो यही लग रहा होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता अगर चीजें ज्यादा सिंपल हैं तो. आगे बढ़ो. नाउ विल स्टडी अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ये कहता है कि इसमें से फंडा तो वही रहेगा, सिर्फ इतना फर्क है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट है उसको इंडेक्स करेंगे. अब इंडेक्स का क्या मतलब है? ये पेज लिखो. ये आपको पेज दिया होगा, वो छोड़ो, वो ना 2 पार्ट में छप गया गलती से, इसलिए फिर मेरे को लगा कि वो समझाने में और समझने में मेरे को दिक्कत आएगी. इसको एक ही पेज में होना चाहिए था. ठीक है. अब इन्होंने जो है इंडेक्स दिया 81, 82 से. दुनिया उससे पहले थी बट कहीं से तो शुरू करना था ना. तो चलो 81, 82 से इन्होंने शुरू किया, जो भी इनका क्राइटेरिया रहा होगा. इन्होंने कह दिया कि जो चीज 81, 82 में थी वो अब कितने की है? 100 रुपए की थी तब, अब कितने की हो गई? 852. इसका मतलब अगर आपने कोई प्लॉट उस वक्त 1 लाख का खरीदा तो आज उसकी कॉस्ट ही 8,52,000 है. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट को बढ़ा रहा है. सेल प्राइस तो जो है सो है. कहने का मतलब अगर मैंने 81, 82 में अगर कोई प्लॉट 1 लाख रुपए का खरीदा था और आज उसको मैं 8 लाख में बेचूं तो लॉस माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से. क्वाइट जेनरस इनफ. अगर ये प्रोविजन ना बनाते तो आप क्या कर लेते? आपको सारे पे टैक्स देना पड़ता. अगर होगा तो हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे उसमें 100 का ही इंडेक्स लेके चलते हैं. इसका इन्होंने पता कंसेप्ट क्या बनाया कि जो उससे पुरानी चीजें हैं
उसमें इन्होंने कह दिया कि जो मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 81 है वो लेके बेस इंडेक्स लेके 100 आगे बढ़ जाओ। तो एक तरह से कवर अप कर दिया इन्होंने। माना कि आपके पास कोई प्लॉट 1920 का है, वह ऐसे समझ लो, तो उस जमाने में सपोज 50 रुपए में खरीदा था मान लो, तो 1481 को जो उसका प्राइस था उससे लेके बेस 100 लेके इन्फ्लेट कर देंगे 8.5 गुना। हाँ, मार्केट प्राइस विच एवर इज हाई है। अभी मैं बाद में पढ़ा दूंगा, प्लीज, हम सिस्टमैटिक चल रहे हैं। वैसे इतना ही पढ़ाऊंगा उसको बस कि दोनों में से जो ज्यादा हो, तो 99% 1481 ही ज्यादा होगा, पुरानी कोई भी चीज होगी। ये इन्होंने लॉजिकली कंसेप्ट बना दिया। किसी को कुछ पूछना है? जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके बेसिस पे बनता है। सीबीडीटी डिक्लेयर करती है हर साल जो प्राइजेस के अंदर, मार्केट के अंदर जो प्राइजेस अपग्रेड होते रहते हैं, हर समय चीजें महंगी हो रही हैं, उससे बनता है। समझ में आ गया? अगर 81 82 की कोई चीज 100 रुपए की थी तो अभी कितने की है? 852। इसको मैथमेटिक्स में डालना हो तो कैसे करेंगे? कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 852 डिवाइड बाय 100। अगर 81 82 की जगह 82 83 का दिया होगा तो क्या करोगे? तो उसको डिवाइड 109 से कर देंगे। मल्टीप्लाई तो 852 से ही करना पड़ेगा, लेटेस्ट इंडेक्स से। समझ में आती है बात? एंड सो ऑन। सेल तो भाई करंट ईयर की दी होगी ना क्वेश्चन में। बात आपकी ठीक है। एक्सेप्शनली एक आध केसेस में हम पुराने भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो पूरे चैप्टर में एक आधी होगा। मेनली तो करंट ईयर 12-13 की सेल आएगी, तो 12-13 का मैंने दे दिया इंडेक्स 852 से सॉल्व होने सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये इंडेक्स भी अभी 15-20 दिन पहले आया। अगर ये इंडेक्स और लेट हो जाता तो आपको ये चैप्टर बाद में पढ़ाना पड़ता। अभी 15-20 दिन पहले आया, बड़ी लेट डिक्लेयर हुआ इस बार। यूजली इतना ही लेट होता है, बट इस बार कुछ ज्यादा लेट हो गया। बात समझ में आई? कर लोगे इंडेक्सेशन अब किसी भी कॉस्ट का। अब वो पॉइंट जो छोड़ दिया था ना कि अगर कोई एसेट 3 साल पुरानी है तो लॉन्ग टर्म हो गई, और इंप्रूवमेंट 2 साल पहले की थी, तो उस पर भी इंडेक्सेशन करा जाएगा। अब पड़ोस लाइन को जाके अब समझ में आ जाएगी बात। इफ एन एसेट इज ए लॉन्ग टर्म एसेट देन ऑल इंप्रूवमेंट विल बी इंडेक्स इवन डन विद इन 3 years। यानी लास्ट ईयर में की होगी तब भी इंडेक्स होगा। लास्ट ईयर का इंडेक्स कैसे होगा? मल्टीप्लाइड बाय 852 डिवाइड बाय 785। और अगर करंट ईयर में किया तो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए करंट ईयर वाले को भी इंडेक्स करोगे, लेकिन फर्क क्या आएगा? 852 डिवाइड बाय 852। बट शो करने के लिए करंट ईयर को भी इंडेक्स करना पड़ेगा। यानी अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो उसकी सब चीजें इंडेक्स होंगी, बात खत्म। एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर को छोड़ के, वो तो ऑब्वियसली अभी किया है। समझ में आती है बात? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? फॉर्मूला पढ़ने के लिए सिर्फ पेज 6। हाँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऑल इंप्रूवमेंट्स विल बी इंडेक्स, चाहे वो पिछले 3 साल में हो या उससे पुराने। बस पेज 6 फॉर्मूला पढ़ने के लिए, जैसे मैंने कहा पढ़ने पढ़ाने के लिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जो हमेशा आपको 12-13 दिया होगा तो 852 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। ठीक है, जिस साल एसएससी ने वो एसेट अपने पास हेल्ड की, या लगा लो एक्वायर की, खरीदी, पोजेशन ली, कैसे समझ लो। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, दिस इंडेक्स विल डेफिनेटली बी गिवन इन एवरी क्वेश्चन। हाँ, मैंने जो अपने क्वेश्चन बनाया असाइनमेंट में उसमें नहीं दिया, क्योंकि आपको मैंने वो अलग से दे दिया है, तो उससे आप कर लेना। अब एक और सुंदर बात आपको बताना चाहता हूं कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को इंडेक्स नहीं करते। पहले क्या था? पहले जो था वो ये था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिफाइन करने के लिए। अब एक नया फंडा दे दिया इन्होंने कि भाई हम बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को इंडेक्स नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ होगा। अब ये मत पूछो शेयर्स होंगे नहीं होंगे, बाकी सब कुछ होगा, यूनिट्स होंगी, सब कुछ होगा। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को इंडेक्सेशन फैसिलिटी नहीं दी है। और बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बारे में क्या पढ़ा था?
कि लिस्टेड होंगे तो 1 साल में, नहीं तो 3 साल में लॉन्ग टर्म। लेकिन इंडेक्सेशन चाहे फिर वो 1 साल वाला हो या 3 साल वाला, करना ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, जो उनकी कॉस्ट है उसी पे लेके चलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई चीजें ध्यान रखनी है, खासकर ये बॉन्ड्स डिवेंचर्स ना बड़ा खून पीते हैं, तो इनके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का चक्कर पड़ जाता है, लिस्टेड नॉन लिस्टेड का। फिर ऊपर से इंडेक्सेशन, कई बार क्या होता है, हाथ सेट हो जाता है इंडेक्सेशन, था लॉन्ग टर्म आते ही इंडेक्स वहीं मरे, है ना। तो सावधानी हटते ही दुर्घटना घटी, बस इतना ही है, बाकी तो सिंपल है। चलो एनीवेज, नेक्स्ट इज द रूल्स रिलेटिंग टू लॉसेस। लॉस का क्या होगा? लॉस का इसमें जो है 70, 71, 74 3 कॉम्बिनेशन है, 70, 71, 74। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था ये 2 बातें अलग अलग हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो एडजस्टमेंट अलाउड है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। ठीक है, पढ़िएगा इसको। As per section 70, long-term loss can be adjusted only against long-term gain, while short-term can be adjusted either against short-term or long-term. जबकि long-term capital loss होगा तो जो adjustment है that is not allowed against short-term capital gain, but allowed only against long-term capital loss. सही? क्या चीज? हाँ, समझ में आती है बात। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म गेन दोनों से एडजस्ट हो जाएगा करंट ईयर में। दिस इज करंट ईयर। इजी। नेक्स्ट, अगर इनकम है ही नहीं या इनसफिशिएंट है तो अदर हेड्स को, करंट ईयर अदर हेड्स नहीं होगा। दूसरे हेड से कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। मतलब इसको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। फिर क्या करें अगर लॉस बच गया तो? कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years, कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years। अभी मत लिखो, इसके तुरंत बाद ब्रेक लेना है 2 मिनट का। यू कैन राइट डाउन इन दैट ब्रेक। इज इट फाइन? 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा? सेम है फंडा। सब्सिक्वेंट ईयर में भी हाँ, ये शॉर्ट टर्म गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लॉस है वो सब्सिक्वेंट ईयर में भी जो है एडजस्ट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और नहीं होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दी है, लॉन्ग टर्म गेन को सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट। एनी डाउट्स? नो डाउट, क्लियर। चलिए इसके आगे फिर अब बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट है, मैं कराता हूं। अभी 2 आज ब्रेक जो है हमारा